Hey friends, myself Nitu Gupta from NLS Bangalore. In this session again, I am coming up with more legal current affairs on Indian polity and governance. In my last session, I have discussed about the NCT of Delhi recognition of property rights of resident in unauthorized colony bill 2019. Is it clear? So इस एक्ट में क्या बताया था कि जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ हैं वहाँ के रेजिडेंट हैं उनकी प्रॉपर्टी राइट्स को हमने प्रोटेक्ट करना है. Next, we have discussed about the right to protest. Right to protest means that is your fundamental right कि अगर आप peacefully assemble हो रहे हो and that too without arms, you have right to freedom of speech and expression under Constitution of India, then your right is protected. Next, we have discussed डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी कि अगर पब्लिक प्रॉपर्टी को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो व्हाट आर दी प्रोविजंस फॉर दैट. नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. सो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या हैं या इनकी लॉ में प्रोविजंस क्या हैं. सो इट मीन्स ये जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इट मीन्स एनी कॉलेज और यू कैन से एनी इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट यूनिवर्सिटी is established or maintained by a persons or group of persons from amongst the minorities. जिन colleges को institutions को कौन establish कर रहा है या कौन maintain कर रहा है, group of persons and they belong to minority. Is it clear? So know what is minority. माइनॉरिटी क्या है हमें ये भी तो देखना पड़ेगा माइनॉरिटी है क्या. नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट 2004 ने माइनॉरिटी को डिफ़ाइन किया है. व्हाट इट से कौन सी कम्युनिटी माइनॉरिटी है. इट सेज कम्युनिटी विच इज़ डिफाइंड अकॉर्डिंग टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट. जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिफाइन किया दैट इज़ माइनॉरिटी. इज इट क्लियर. सो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस क्या है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है विच इज़ सेटअप बाय द माइनॉरिटी. अब सुप्रीम नाउ देयर इज़ अ प्रोविजन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिगार्डिंग द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और वो प्रोविज़न क्या है आपके आर्टिकल 30. नाउ व्हाट आर्टिकल 30 सेज वी विल टॉक अबाउट इट. आर्टिकल 30 क्या कहता है कि कोई भी माइनॉरिटी है चाहे वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे है या रिलीजन बेसिस पे है दे कैन इस्टेब्लिश उनके पास राइट है कि वो इस्टेब्लिश एडमिनिस्टर कर सकते हैं अपने इंस्टीट्यूशंस. सेकेंडली व्हाट आर्टिकल 30 सेज कि अगर जब स्टेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एड ग्रांट कर रही है तो एट दैट टाइम दे शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन द ग्राउंड कि ये जो इनको इस इंस्टीट्यूशन को मैनेज कर रहा है वो माइनॉरिटी है चाहे वो माइनॉरिटी रिलीजन के बेसिस पे है चाहे वो लैंग्वेजेस के बेसिस पे. इज़ इट क्लियर व्हाट आर्टिकल 30 सेज. आर्टिकल 30 मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ आपके लिए. आर्टिकल 30 सेज कि कोई भी माइनॉरिटी है चाहे वो रिलीजन बेस्ड पे है या लिंग्विस्टिक बेसिस पे है तो दे हैव राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. इज़ इट क्लियर. एंड सेकेंडली आर्टिकल 30 सेज कि जो स्टेट है वो जब एड ग्रांट कर रही है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को तो वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी कि ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं दैट आर मैनेज्ड बाय द माइनॉरिटी. इज़ इट क्लियर. So there is a case law, important case law on this point, TMA Pai Foundation versus State of Karnataka. इस केस में क्या हेल्ड हुआ था कि जो माइनॉरिटी है चाहे वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे माइनॉरिटी है और इट इज़ ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन वो क्या इट इज़ डिटर्मिनेबल ओनली बाय रेफरेंस टू डेमोग्राफी ऑफ द स्टेट एंड नॉट बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एज अ होल. इज इट क्लियर. नेक्स्ट जो मैंने अभी आपको बताया है कि माइनॉरिटी डिफाइन है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट 2004. ये जो एक्ट है ये इनैक्ट हुआ था टू सेफगार्ड द एजुकेशनल राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज़. ठीक है इनकी राइट माइनॉरिटीज़ की राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये एक्ट को इनेक्ट किया था. तो इसका जो सेक्शन 2G है इस एक्ट का वो क्या डिफ़ाइन करता है कि जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं चाहे वो कॉलेज है या कोई और इंस्टीट्यूशन है बट दैट इज़ नॉट अ यूनिवर्सिटी इफ़ मेंटेन्ड बाय अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स फ्रॉम अमंगेस्ट द माइनॉरिटी. इज इट क्लियर. आर यू क्लियर विद द कंसेप्ट ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. Is it clear? So next topic that is Lok Sabha strength. सबसे पहले इसके प्रोविज़न देखेंगे वेदर देर इज़ एनी प्रोविज़न ऑफ लोकसभा की स्ट्रेंथ का कॉन्स्टिट्यूशन में या नहीं. तो दैट इज़
अंडर आर्टिकल 81 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। आर्टिकल 81 क्या बताता है? इट टॉक्स अबाउट दी लोकसभा कॉम्पोजिशन। ठीक है, वो क्या कहता है कि इसमें कितने मेंबर्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 550 मेंबर्स में से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, जिनमें से 20 मेंबर्स हैं दे विल रिप्रेजेंट दी यूनियन टेरिटरीज। ओके, देन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन 126 अमेंडमेंट बिल पास हुआ। उस अमेंडमेंट बिल में क्या था कि जो स्ट्रेंथ थी लोकसभा की 543 थी, ऑफ विच 530 हैव बीन एलोकेटेड टू द स्टेट्स, बाकी की यूनियन टेरिटरीज। इज इट क्लियर? सो स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा हैज़ नॉट ऑलवेज बीन 543। ओरिजिनली आर्टिकल 81 क्या कहते हैं? दैट दे शैल नॉट हैव मोर देन, लोकसभा शैल नॉट हैव मोर देन 500 मेंबर्स। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले लोकसभा कब बनी थी? आपकी 1952 में हुई थी, एंड दे हैड 497 मेंबर्स। इज इट क्लियर? और लास्ट टाइम जो स्ट्रेंथ थी लोकसभा की, दैट वाज बेस्ड ऑन 1971 सेंसस। इज इट क्लियर? नाउ बात आती है जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी हैं, ही सेड कि दैट द नंबर ऑफ सीट्स है कितनी इंक्रीज़ हो जानी चाहिए? 1000 सीट्स इंक्रीज़ हो जानी चाहिए। सो ही सेड दैट शुड बी इंक्रीज टू 1000 फ्रॉम, अभी प्रेजेंट कितने 540 है, अब 1000 सीट्स हो जानी चाहिए। इज़ इट क्लियर? सो ऐसे ही ऑल्सो एडवोकेटेड कि जो आपका ये नंबर ऑफ एमपीज़ है और राज्यसभा में भी इंक्रीज़ हो जाना चाहिए। इज़ इट क्लियर? लोकसभा स्ट्रेंथ। सो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम में आपका क्या है कि पहले क्या था, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का, वो ऑफलाइन था। इज़ इट क्लियर? सो इट वाज वेरी, जो एप्लीकेंट था ने अपने उसका प्रोसेस का पता, एप्लीकेशन का पता नहीं लग रहा कि रजिस्टर्ड हो गया नहीं है। तो नाउ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, दे हैव रिव्यूड द सिस्टम, उन्होंने ये प्रोसेस को रिव्यू कर दिया, एंड दे हैव मेड, जो ये प्रोसेस सारे जिस पॉलिटिकल पार्टीज़ को रजिस्टर्ड होने का, दे हैव डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट थ्रू ऑनलाइन पोर्टल, so that the political parties can facilitate the tracking of the status of the application by the applicant. Is it clear? तो इसमें ये आपका जो PPRTMS है, पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग मैनेजमेंट में 1 जनवरी 2020 फ्रॉम 1 जनवरी 2020 जिस पार्टी ने भी रजिस्टर करवाया है, दे कैन ट्रैक द प्रोग्रेस ऑफ हिज और एप्लीकेशन एंड गेट द स्टेटस अपडेट्स थ्रू SMS एंड ईमेल। इज़ इट क्लियर? तो दो चीज़ें इसमें आपको ध्यान में रखनी होंगी। एक तो आपको ये रखना है कि इन्होंने ये सिस्टम रिव्यू कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, एंड दे हैव मेड द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन। ठीक है, तो जिन्होंने अब 1 जनवरी 2020 से रजिस्टर कराया है, दे कैन चेक थ्रू दी ऑनलाइन प्रोसीजर। इजिकली अपनी एंड दे कैन गेट द अपडेट ऑफ देयर एप्लीकेशन थ्रू SMS और email. That is political party registration tracking management system. So in this session we have talked about minority educational institutions, then we have talked about the Lok Sabha strength, then we have talked about the PPRTMS. These three topics are covered in this session, and in the next session we are going to take up Ayodhya land dispute verdict. Thank you.